हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और महत्वपूर्ण और खास सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके कुछ जो टॉपिक है वो अपन क्लियर कर चुके हैं, कुछ पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में आपने देखा था कि किस तरीके से एक कंपनी है वो ऋण पत्रों का सब मूल्य पर निर्गमन करती है, प्रीमियम पे निर्गमन करती है, बट्टे पे निर्गमन करती है। ये तीन कंडीशन की अपनी चर्चा हुई थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि भाई एक कंपनी है वो अंशों का निर्गमन दो तरीके से कर सकती है, एक सममूल्य पे और एक प्रीमियम पे। लेकिन ऋण पत्रों का निर्गमन है वो दो तरीके से हो सकता है, सॉरी तीन तरीके से हो सकता है, सममूल्य पे, प्रीमियम पे और बट्टे पे। ये बात अपनी हो चुकी थी निर्गमन से रिलेटेड। अब आज के सेशन में बात करेंगे कि जो ऋण पत्र आपने निर्गमन किए थे, निर्गमित किए हैं, तो उनका एक निश्चित अवधि के बाद शोधन भी किया जाता है। तो उस शोधन की क्या परिस्थितियां बनेगी, रिडम्पशन है वो किस तरीके से होगा, और रिडम्पशन होगा तो एक कंपनी को नुकसान होगा या फायदा होगा, उस पर भी अपन आज के सेशन में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपका जो ये परिवार है जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बढ़िया मैटर है वो उपलब्ध करवा रहा है, उससे रिलेटेड आपसे इतना सा निवेदन है कि आप अपने इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो सरकारी जॉब से रिलेटेड हो या आपकी तैयारियों से रिलेटेड हो, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हो तो वो जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो इसलिए आपको यही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर देना है, ताकि और जो साथी है उनको भी आज के सेशन का फायदा हो सके। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन में स्टार्ट करना चाहूंगा इतने से निवेदन के साथ, तो ये निवेदन आप जरूर मानेंगे। ठीक है साथियों, तो देखो मैं आज के सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं और अपन बात करेंगे कि भाई एक कंपनी है वो ऋण पत्रों का निर्गमन करने के बाद किस तरीके से उनका शोधन करती है, उस पर अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखेंगे ये परिस्थितियां हैं, 6 परिस्थितियां इसमें होती है। कितनी परिस्थितियां होती हैं? 6 परिस्थितियां बनेगी इसमें कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन इस पे होता है और शोधन इस पे होता है। देखो पहली कंडीशन है, जब आपने ऋण पत्रों का निर्गमन है वो किस पे किया है? सममूल्य पे, और शोधन भी आपका सममूल्य पे है। तो प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पर 2 प्रविष्टि होगी, है ना। पहली प्रविष्टि आपकी क्या होगी कि आपने ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पे किया है, तो आपके पास पैसे प्राप्त होंगे, है ना। आपके पास क्या होंगे? पैसे प्राप्त होंगे, है ना। तो पैसे प्राप्त होंगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डीआर, पैसे प्राप्त होंगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये तो हो गई आपकी सब मूल्य पे निर्गमन पे। दूसरी होगी आपकी शोधन की, है ना। तो आपने शोधन किस पे किया है? सममूल्य पे किया है। तो सममूल्य पे शोधन करते हैं तो एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर और टू डिबेंचर। कितने भी परसेंट डिबेंचर है, 9% है, 10% है, वो इसमें आ जाएंगे, है ना। जैसे 6% है तो 6%, 7% है तो 7%। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री शोधन की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिबेंचर। ये प्रविष्टि कब होगी? जब आप सममूल्य पे निर्गमन करते हो और शोधन भी आपका सममूल्य पर ही है। ठीक है, ये बात होगी पहली कंडीशन की। इसके बारे में बहुत ज्यादा अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सिर्फ और सिर्फ आपको शोधन की और निर्गमन की प्रविष्टियों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं, जैसे हो सकता है पहली कंडीशन तो इजी है, लेकिन आगे के जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर कंडीशन है वो थोड़ी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहां पर ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है।
ये बात हो गई पहले की। दूसरे की बात करेंगे अपन। दूसरे की, जब ऋण पत्रों का निर्गमन आपने बट्टे पे किया और शोधन है वो आपका सममूल्य पे। बट्टे पे निर्गमन करोगे तो जो आपकी पहली प्रविष्टि है वो तो सेम ही रहेगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो बट्टे की होगी। अब यहां पर ध्यान रखना, अमाउंट है वो बट्टे की आएगी, जो राशि कम हो जाएगी वो कम करके दिखाना। अब दूसरी प्रविष्टि क्या होगी कि जब अपन आवेदन है निर्गमन बट्टे पे कर रहे हैं, शोधन सममूल्य पे कर रहे हैं, तो एक तो एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। अब यहां पे आपने बट्टे पे किया ना, तो ये आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर और टू डिबेंचर अकाउंट। जो भी जितना परसेंट डिबेंचर होगा वो आ जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। ये प्रविष्टि कब होगी आपकी? जब आप बट्टे पे निर्गमन करते हो और सममूल्य पर शोधन करते हो। तो अब इस प्रविष्टि में यह पूछ सकता है कि भाई जब ऋण पत्रों का निर्गमन आपने बट्टे पे किया, शोधन सममूल्य पे किया है, तो ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, नाम होगा या जमा होगा? तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये अपना क्या होगा? नाम होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? नाम होगा। क्योंकि नाम क्यों होगा? क्योंकि ये अपने लिए हानि है। समस्त खर्चों और हानियों क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में अपन बात करेंगे। थर्ड स्टेज में क्या है? जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पे है ना, और शोधन है वो सममूल्य पे है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऋण पत्रों के निर्गमन की 3 कंडीशन हो सकती है, सममूल्य पे, प्रीमियम पे, बट्टे पे। तो पहली कंडीशन सममूल्य पे होगी, दूसरी बट्टे पे, तीसरी प्रीमियम पे। तो इसमें भी क्या होगा? जो आपकी पहली प्रविष्टि तो सेम ही रहेगी। क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? जब आपने इनको किस पे निर्गमन किया? प्रीमियम पे, है ना। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर जितना भी परसेंट होगा टू डिबेंचर अकाउंट, है ना। और उसके बाद आपने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। जितनी भी अमाउंट होगी उससे ये प्रविष्टि हो जाएगी। तो दूसरी प्रविष्टि आपको इस तरीके से करनी है कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन आपने प्रीमियम पे किया है, शोधन सममूल्य पे है, तो बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर हो जाएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कंडीशन बनेगी कब? जब आप तीसरी प्रविष्टि करते हो। यानी 3 नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई ऋण पत्रों का निर्गमन है वो अपन 3 तरीके से कर सकते हैं, सममूल्य पे, प्रीमियम पे और बट्टे पे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो गई। अब देखेंगे चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में क्या है कि ऋण पत्रों का निर्गमन तो सममूल्य पे है, लेकिन शोधन है वो प्रीमियम पर किया जा रहा है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन तो किस पे है? सममूल्य पे है, लेकिन शोधन प्रीमियम पे है। तो पहली एंट्री में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली एंट्री वही चलेगी। क्या चलेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। अब दूसरी प्रविष्टि में क्या होगा आपका कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन तो हो जाएगा, डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, है ना। टू, क्योंकि अब क्या कर रहा, शोधन प्रीमियम पे कर रहा, है ना, तो टू डिवेंचर अकाउंट। और दूसरा आएगा टू प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है ना। तो निश्चित से जब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लगेगा तो अपने को यहां लॉस होगा, तो फिर जो अंतर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, ये कंडीशन होगी 4 नंबर की। जब अपन ऋण पत्रों का निर्गमन तो सममूल्य पे करते हैं और शोधन है वो प्रीमियम पे करते हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दो प्रविष्टियां। अब इसमें ये पूछ सकता है कि भाई जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पे होता है और शोधन प्रीमियम पे होता है तो कौन सा खाता इसमें डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, तो ये अपने को ध्यान में रखना। तो यहां पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये एक तरीके से हानि है, व्यापार में हानि है। और प्रीमियम पे शोधन है, ये प्रीमियम पे शोधन है, वो क्या होगा, प्रीमियम पर शोधन है, वो व्यापार के लिए हानि होगी। क्यों? क्योंकि जिस शेयर का मूल्य या जिस ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए था उसको अब अपन को 110 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो वो अपने लिए घाटा हो जाएगा, वो अपने लिए हानि हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री कब होगी, जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पे हो और शोधन प्रीमियम पर हो तब। ओके, यहां तक 4 नंबर कंडीशन होगी। 5 नंबर कंडीशन, 5 नंबर कंडीशन क्या कहती है, 5 नंबर कंडीशन कि ऋण पत्रों का निर्गमन तो बट्टे पे है और शोधन प्रीमियम पे, यानी दोनों कंडीशन यहां लागू हो रही है। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पे और शोधन प्रीमियम पे। तो पहली प्रविष्टि तो आपकी वही रहेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। दूसरी प्रविष्टि में क्या होगा कि भाई डिवेंचर एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। अब आपने बट्टे पे निर्गमन किया है तो क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, ठीक है। टू, अब इसको प्रीमियम पे निर्गमन कर रहे हैं तो टू डिवेंचर अकाउंट, है ना। बट्टे पे निर्गमन है तो बट्टे पे निर्गमन है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, और फिर टू डिवेंचर और शोधन प्रीमियम पे है तो क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब ये जो प्रीमियम पे आपको शोधन किया है वो अपने लिए क्या होगा, जो पिछले वाली एंट्री में देखा था आपने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कब, जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पे है और शोधन प्रीमियम पे है, तो ये प्रविष्टि आपने को ध्यान में रखनी है। बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये दोनों आपकी कृत्रिम संपत्तियां होती है, इनको उनके जीवन काल में अपलिखित करना पड़ता है, ठीक है। जो ही अपन ऋण पत्रों का शोधन करेंगे उस समय इनको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन,
और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ईआर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ईआर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ईआर, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट 6 नंबर, लास्ट 6 नंबर है वो किससे रिलेटेड है कि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पे है और शोधन भी प्रीमियम पे है। तो 2 प्रीमियम हो गए। तो पहली एंट्री तो आपकी वही रहेगी, क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगी, बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब दूसरी में क्या होगा कि भाई डिबेंचर एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कितना परसेंट डिबेंचर है, जितना भी होगा वो नाम आ जाएगा, 6 है, 7% डिबेंचर अकाउंट डीआर, है ना। टू अब सिक्योरिटी प्रीमियम है क्योंकि निर्गमन किस पे किया गया, प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना। अब देखो ये प्रीमियम से होते ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पे आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर, है ना। ये इसकी एंट्री हो जाएगी कि जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पे किया जाता है तो ये इसकी प्रविष्टि होगी और शोधन पे होता है तो ये इसकी प्रविष्टि होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन के बाद उनके शोधन करने की 6 स्टेज है वो आपके सामने है ना। 6 की 6 स्टेज है उसमें आपकी 4 और 5 और 6 ये 3 ऐसे स्टेज है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ना। इनमें ये पूछ सकता है कि भाई इनका कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। साथ में जो आपके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, इनको अंतिम खातों में कहां दिखाया जाएगा यह बात भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इन चीजों की जानकारी अपने पास से होनी चाहिए। अब ये 5 या 6 जो आपके पॉइंट्स हैं इनमें आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ठीक है, ये बात हो गई। 6 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो इसका चिट्ठे में प्रकटीकरण, है ना। डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, जो भी आपके लॉसेज है उनको आप बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे। अब देखो इसमें लिख रखा यदि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, तो का वह भाग जो या तो चिट्ठे की तिथि से अगले 12 माह यानी 12 माह से अधिक का है तो 12 माह के पश्चात अप्लिकित होना है तो उसे संपत्ति यानी असेट साइड में नॉन करंट असेट शीर्षक के उप शीर्षक अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाया जाएगा। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 12 माह से कम अवधि के जितने भी, चाहे वो आपके खर्चे हो चाहे आपकी आय, है ना, वो आपके क्या माने जाते हैं, आयगत माने जाते हैं। और 12 माह से अधिक होंगे वो पूंजीगत होंगे, है ना। तो यहां पर भी यही है कि आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो 12 माह से अधिक अवधि का है तो वो आपका किस में आएगा, नॉन करंट असेट्स में आएगा और अदर नॉन करंट असेट्स उपशीर्षक में दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, है ना, वह बात जो चिट्ठे की 12 माह के अंदर अप्लिकित होना है तो उसे करंट असेट्स शीर्षक के उप शीर्षक अदर करंट असेट्स के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। तो दोनों पॉइंट आप समझ सकते हो कि 12 माह से अधिक अवधि का है तो आपका नॉन करंट असेट्स शीर्षक के अदर नॉन करंट असेट्स उप शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, है ना।
और अगर यही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 12 माह से कम अवधि का है तो उसे जो आपका करंट असेट शीर्षक है उसके उपशीर्षक अदर करंट असेट्स के अंतर्गत दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। हो गई बात। इन पॉइंटों को आपको बारीकी से समझना है ना, इनको आप समझ लोगे तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में, तो निश्चित रूप से उसका आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, चिट्ठे में प्रकटीकरण हो गया, आगे देखते हैं। अब आता है ऋण पत्रों पर ब्याज। ये भी एक महत्वपूर्ण समायोजन है ना, ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कुछ ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन पर ब्याज है वो वसूल किया जाता है, और वो ब्याज की अवधि है या तो 6 माह से हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है, उसका कोई इश्यू नहीं है। वो तो जिस प्रलेख के अकॉर्डिंग उनको निर्गमन किया गया है उसमें वो कंडीशन लिखी जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, नंबर 1, ऋण पत्रों पर ब्याज कंपनी के लाभों पर क्या होता है, प्रभार होता है, चार्ज होता है ना। ऋण पत्रों पर जो ब्याज होता है वो कंपनी के लाभों पर प्रभार होता है, चार्ज होता है, यानी उसको चुकाना पड़ता है। अतः कंपनी को लाभ हो या ना हो ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभार हो गया ना उसको चुकाना पड़ेगा, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं हो। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना उसके अंकित मूल्य की निश्चित दर से की जाती है। जो ऋण पत्र होते हैं उन पर ब्याज की गणना है वो उसका जो अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य उस पर एक निश्चित दर से की जाती है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी जो डिबेंचर होते हैं उन पे लिखा जाता है 7% डिबेंचर है ना, 8% डिबेंचर है ना, 9% डिबेंचर, ये परसेंट है वो लगे होते हैं, और ये परसेंट लगे होते हैं, यानी इनकी ब्याज की दर भी कितनी हो गई, 7%, इसकी 8%, इसके 9%, यानी पहले ही ये सारी चीज है वो बता दी जाती है। इसीलिए इसमें रिस्क है वो कम होती है, क्योंकि जो निश्चित ब्याज की दर है वो आपको मिलनी है, चाहे लाभ हो या हानि हो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन जो है पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। जो आपके कोलेक्ट्रेट सिक्योरिटी होते हैं है ना, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अगर ऋण पत्रों का अपन निर्गमन करते हैं तो उन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता। ये बात अपन ध्यान में रख सकते हैं कि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उन पे किया जाएगा जो सामान्य है, जो आपके कोलेक्टेड सिक्योरिटी के रूप में है, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में है, उन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान है अपन को नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ये अपने को ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गए, तीनों क्लियर हो गए ना ऋण पत्रों पर ब्याज के रिलेटेड। आगे देखते हैं है ना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज खाते का जो शेष है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा है ना। ऋण पत्रों पर ब्याज का खाता यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट है, उसको अंत में जो आपका P&L अकाउंट है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट क्या है कि यदि वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर बकाया ब्याज है ना, बकाया ब्याज जिसे इंटरेस्ट एक्रूड एंड या तो ड्यू कर दे या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को चिट्ठे के समता एंड दायित्व भाग में करंट लायबिलिटीज शीर्षक के उप शीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाया जाएगा है ना। पांचवा पॉइंट भाई, चौथा पॉइंट तो ये हो गया कि भाई ऋण पत्रों पर ब्याज है, इंटरेस्ट और डिबेंचर है, उसको अपन को क्या करना है, उसको अपने को क्या करना है, जो P&L अकाउंट है उसमें अपने को ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना। ठीक है, इसके अलावा अगर ऋण पत्रों पर बकाया ब्याज है ना, चाहे वो इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू हो या इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू को चिट्ठे के इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना, उसमें आपकी जो करंट लायबिलिटीज शीर्षक के उप शीर्षक अदर करंट लायबिलिटीज में आपको शो करना। बाकी देखो अलग जो टॉपिक आएगा आपका वित्तीय विवरण आएगा, उसमें अपन शीर्षक और उपशीर्षक के जो पॉइंट्स है उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कौन सा जो समायोजन है आपको बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है उस पर भी अपन बात करते हुए चलेंगे।
ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा, करंट लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटीज उप शीर्षक के अंतर्गत है, इसको शो किया जाएगा। ठीक है, ओके है, ओके, यहां तक सारी बात एकदम क्लियर है। साथियों, ये एक शानदार सेशन है जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर है वो साबित होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू चलती रहे, क्लासेस आपको उपलब्ध होती रहे, तो इस परिवार को आप बढ़ाने में सहयोग करें, अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि क्योंकि पहला काम यही होता है, जो सेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, और शेयर करने के बाद एकदम निश्चिंत होकर, निस्पीकर होकर आप सारी बातें हैं वो ध्यान पूर्वक सुनो, वो सारी बात है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कि भाई ऋण पत्रों पर ब्याज की लेखांकन प्रविष्टियां। अब इसमें क्या है कि आयकर अधिनियम के अनुसार किसी ऋण पत्र धारी को दिए जाने वाला जो ब्याज है एक निश्चित सीमा से अधिक होता है ना, जो ब्याज है वो एक निश्चित सीमा से अधिक होता है, तो उस पर आपको 10% है वो आयकर काटना, यानी इनकम टैक्स है वो अपने को काटना, उसका भुगतान करना है। कंपनी द्वारा इस काटे गए कर की राशि को अगले 7 तारीख है, अगले माह की 7 तारीख तक उसे सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक होता है ना। जो ऋण पत्रों पर ब्याज होता है उस ब्याज पर अपने को क्या लगता है, आयकर का 10% कटौती अपने को करनी है, और जो आपने 10% कटौती कर ली उसको आपको अगले महीने की जो 7 तारीख है, 7 तारीख तक वो राशि है वो सरकारी खजाने में जमा करवाना आवश्यक होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। जो काटा गया है उसको जमा करवाना पड़ेगा, है ना। जो आपका AS 26 होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, ये जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, ओके है। अब ये इसकी एंट्री है ना। पहली एंट्री क्या है कि ब्याज के देय होने पर ड्यू होता है, तो पहली एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ये अपने टैक्स से काट लिया। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। दूसरा पॉइंट आता है ब्याज का भुगतान करने पर, तो ब्याज का भुगतान करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक, क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक है वो इसका होगा, क्योंकि अपन भुगतान भी तो करेंगे ना भाई। इस ब्याज को अपन ने पहले गणना किया, ड्यू किया, फिर इस डिबेंचर होल्डर को अपन भुगतान करेंगे, तो पाने वाले को नाम और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको जमा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है, चौथी प्रविष्टि आयकर का भुगतान, जो आयकर आपने प्राप्त किया है उसको क्या जमा कराएंगे, ट्रेजरी में जमा करवाएंगे, यानी सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट DR टू बैंक। और लास्ट में अपन क्या करेंगे कि वर्ष के अंत में ऋण पत्रों पर ब्याज को लाभ हानि विवरण यानी P&L स्टेटमेंट में अपन क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगी, वर्ष के अंत में जो आपने ब्याज प्राप्त किया है उस ब्याज को अपन लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये इसकी प्रविष्टियां, 4 प्रविष्टियां होंगी, ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। चारों प्रविष्टियां हैं वो महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, इसकी छोटी प्रविष्टि है वो आपसे पूछी जा सकती है, कहीं भी अपन ये मान सकते हैं कि ये सोचे कि यहां से प्रश्न नहीं बन सकता, वहां से ज्यादा प्रश्न भी बन सकते हैं, है ना। तो अपने को क्या है, फूक फूक के कदम रखना है, हर चीज को अपने को विद कंसेप्ट के साथ समझना है। ये चीज आप कर लोगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होने वाली, है ना। इसलिए अपने को क्या करना है, बहुत ही इत्मीनान के साथ ये सारी चीज है वो समझनी है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से जो टाइम अपन ने निर्धारित कर रखा है उस टाइम पर आप सारे जुड़े, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज है वो आपसे नहीं लिया जाता है। एक तरीके से आपको उच्च क्वालिटी का जो मार्गदर्शन है वो दिया जाता है, और निश्चित रूप से वो आप प्राप्त करोगे तो 2025 में आप सफल भी होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।